राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक दो दिन का बीच बीच में जो सामान्य प्रबंधन का गैप होता रहता है और मैं सोचती हूँ कि अब नहीं करवाती हूँ क्योंकि टाइम जा रहा है। लेकिन जब किसी का कमेंट आता है कि मैम आपने क्यों प्रबंधन की क्लास बंद कर दी, या फिर कल आज क्यों नहीं आई, कल क्यों नहीं आई, तो फिर मुझे लगता है नहीं यार, बहुत लोगों को इससे उम्मीदें जुड़ी हैं कि कंप्लीट हो रहा है, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। देखो मैं करवा रही हूँ 2-2 चैप्टर, आज 2 चैप्टर करवाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और आज मतलब कल फिर हो सकता है ना आए, लेकिन परसों फिर आएगा। मतलब ऐसा कोशिश करूँगी कि मैं हो जाए जल्दी से, है ना, एग्जाम के पहले। तो आज संगठन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने शब्दों में संगठन का मतलब बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो संगठन का मतलब आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन जैसे मतलब एक होता है ना कि ऑर्गेनाइज स्टडी करो, यानी सब कुछ व्यवस्थित होनी चाहिए। तो संगठन में ऐसा होता है, जब व्यवसाय की बात करें कि व्यवसाय में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो प्रोडक्शन में जब हम किसी चीज़ का, किसी भी सामान का प्रोडक्शन करेंगे, है ना, किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें क्या होते हैं, कार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उन कार्यों को सबसे पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर लिया जाता है इनको कार्यों को। फिर जो जितने भी एम्प्लॉय है तो होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, सभी के अंदर इतनी सक्षमता नहीं होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हर कार्य को कर सके, है ना। मतलब कि जैसे कि मैं प्रबंधन पढ़ा पा रही हूँ, मैं जीके पढ़ा सकती हूँ, मैं साइंस पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती हूँ। कोई और होगा तो वो मैथ्स पढ़ा सकता है, लेकिन वो साइंस और जीके नहीं पढ़ा सकता है। तो अपनी अपनी सबकी क्या होती है, रुचियाँ होती हैं और क्या होती हैं, क्षमताएं होती हैं। मान लो एक कोई व्यक्ति है, वह इस कार्य को कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, 2 घंटे में ही कार्य को निपटा दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी है, ये इस कार्य को 2 घंटे में कर रहा है, लेकिन अगर इस कार्य को करेगा बी वाला तो मतलब इसको 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके सी इस कार्य को करेगा तो 5 घंटे लेगा, लेकिन इस कार्य को करेगा तो 2 घंटे। तो यानी कि ए है, ये पर्टिकुलर इस वाले कार्य को जल्दी कर रहा है। ऐसे ही मतलब कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में बहुत अच्छे से दक्ष हो, सक्षम हो और बहुत ही एफिशिएंसी उसके अंदर हो, तो उस कार्य को दिया जाएगा। मतलब देखो संगठन का सीधा सीधा मतलब ये है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको आगे के लिए पूरा ओवरव्यू मिल जाए। एक काम होता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद कौन सा कार्य किस व्यक्ति को देना है, इसका निर्धारण करना ही संगठन कहलाता है। ठीक है, सही व्यक्ति को सही काम, है ना, आपने नियुक्ति में भी पढ़ा था, होता है। तो मतलब कि संगठन का मेन मतलब ये होता है कि अब तो भैया हमने कार्य तो करने हैं, लेकिन इस कार्य को किस व्यक्ति को देना है, इसका निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, संगठन शब्द का प्रयोग प्रायः 2 अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ संगठन से ऐसा एक प्रक्रिया से है कि एक तरीके से मतलब कि जब कोई कार्य हम करना शुरू करते हैं तो प्रक्रिया से ही शुरू होती है। मतलब हम जो कार्य करेंगे वो प्रक्रिया कहलाती है, जिसके द्वारा उपरियम की विभिन्न क्रियाओं को भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उनके बीच संबंध अधिकार स्थापित किया जाता है। ठीक है, बीच अधिकार संबंध स्थापित किया जाता है। द्वितीय अर्थ में संगठन से आशय संगठन के ढांचे से है कि यानी कि कितने व्यक्ति हैं उसमें, किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, तो मतलब जो संपूर्ण ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उससे है। ठीक है, इस अर्थ में संगठन मूलतः ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर करते हैं। तो संगठन को यहाँ पे 2 अर्थों में लिया गया है, एक तो प्रक्रिया यानी कि जितने भी कार्य किए जाते हैं, और दूसरा कि संगठन का जो ढांचा है। ठीक है, संगठन का ढांचा क्या है कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी कार्य किए जाएंगे व्यक्तियों द्वारा, तो उन सभी का जो समूह होता है, औपचारिक समूह होता है, जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही होता है क्या, संगठन। ठीक है, ये आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का अर्थ। तो प्रथम प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन। पहली बात तो प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है, नियोजन। कर लेने के बाद प्रबंधकों को संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है कि आप अब मतलब ऑर्गेनाइज करो कि किस तरीके से कौन से व्यक्ति कौन सा कार्य करेंगे, और उसका एक ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार करो। इस कार्य को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। हमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अब उसके बाद हमको एक ऑर्गेनाइज वे में सभी कार्य करने के लिए हमको लोगों का एक समूह चाहिए, है ना। इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी। पहली बात तो ये निर्धारित किया जाए कि कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। क्रियाओं का समूहीकरण किया जाएगा, मतलब कि उनमें से भी कुछ कार्य समान होंगे तो उनका अलग से समूहीकरण किया जाएगा, बंटवारा होगा कार्यों का। फिर उत्तरदायित्व अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, यानी कि कौन से व्यक्ति को कौन से अधिकार दिए जाएं, कौन से उत्तरदायित्व दिए जाएं, इन सभी का जो बंटवारा होता है ओवरऑल, ये जो इतने सारे काम मिला के एक कार्य होता है वो क्या होता है, संगठन। ठीक है, तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इनके हिसाब से पढ़ लेते हैं संगठन क्या होता है।
हैने के अनुसार, हैने ने क्या बोला, मैंने हमेशा बताया कि जब कोई डेफिनेशन थोड़ी सी छोटी हो तो उसको आप रटने की कोशिश किया करो, या फिर इतना तो कोशिश कर ही लिया करो कि अगर ऑप्शन में आए कि यह कथन किसका है तो आप सही करके आ जाओ, जो बड़ी डेफिनेशन से नहीं पूछी जाती हैं। एक तो बहुत जो महत्वपूर्ण प्रबंध शास्त्री हो गए जैसे हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इनके कथन तो आपको जरूर देखने हैं। और जैसे ये छोटा सा डेफिनेशन, बहुत बड़ा नहीं, तो इनको आप एक पेपर देख लो, ठीक है। तो हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है, संगठन। यानी कि हम कोई भी सामान्य उद्देश्य, यानी सबके लिए एक समान उद्देश्य होने चाहिए, उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन। विशेष अंग में क्या हो जाएंगे, यानी कार्य, उन कार्यों को करने वाले जो व्यक्ति होंगे, है ना, और उन व्यक्तियों और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों द्वारा कुछ मतलब कि संसाधन चाहिए होंगे, मशीन वगैरह, पूंजी, संपत्ति, मतलब इन सभी का जो संयोजन वो भी मैत्रीपूर्ण है ना, अच्छा संयोजन होना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव संयोजन हो जाना चाहिए। तो सभी अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है, संगठन। ये किसने कहा, हैने ने कहा। और फिर एक मिनट, कहाँ गया, ये थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। MC मैकफार्लैंड के अनुसार संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर। व्यक्तियों के विशेष समूह को संगठन किसने कहा, तो MC मैकफार्लैंड ने कहा, ठीक है। देखो, कुंज एवं डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 7 प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंज और डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं, तो 7 प्रकार हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है। निष्पादन मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी शब्द का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप गूगल किया करो इंग्लिश में, जैसे कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आप गूगल कर लिया करो, इंग्लिश में देख लिया करो, वहीं पर लिख लिया करो, या फिर रट लिया करो कि निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस आपको सबको पता है, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि हम कोई भी कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, वही होता है हमारा परफॉर्मेंस, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गलत संगठन संरचना, अगर कि संगठन संरचना, संगठन का जो स्ट्रक्चर है वह गलत हो रहा है, मतलब कि अच्छे से ना हुआ, सही व्यक्ति को सही काम ना मिला, तो उसमें क्या होता है, व्यावसायिक निष्पादन को वह रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो यह कथन किसका है, पीटर डुकर का। संगठन प्रक्रिया के 7 चरण या 7 प्रकार किसने बताए हैं, तो कुंज और डोनेल ने। और गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है, यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है, पीटर डुकर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि संगठन की विशेषताएं क्या हैं। संगठन की विशेषताएं हैं कार्य विभाजन। सबसे पहले देखो, इसीलिए मैंने पहले आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या किया जाता है। अब कार्य विभाजन, जैसे कि मैंने कि पहले बताया कि एक ही तरह के कार्य को अलग कर लिया जाता है, तो कार्य विभाजन का संगठन का आधार होता है। पूछा जाए संगठन का आधार क्या होता है, तो सबसे पहले कार्य विभाजन किया जाता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। कार्य विभाजन के अंतर्गत व्यवसाय को के पूरे काम को अनेक विभागों में विभाजित किया जाता है ना। फिर क्या हो जाता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन सभी का प्रयास एक ही होता है ना। भले ही अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों को सौंपे जाएं, लेकिन सभी लोगों का उद्देश्य तो समान होता है, तो उपक्रम के उद्देश्यों को पूर्ण करा। तो मतलब उन लोगों के बीच में भी आपस में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अनेक व्यक्तियों का समूह, बिल्कुल अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। समान उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। जहाँ पे समझाने लायक होगा मैं बताती जाऊँगी, ताकि हमारा भी टाइम ना जाए और आपका भी टाइम ना जाए। संगठन प्रबंध का एक यंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। संगठन प्रबंध का क्या है, एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट। संगठन को प्रबंधन का संयंत्र माना जाता है, ठीक है। यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए, यानी कि देखो, संगठन का आधार हमने क्या पढ़ा कि कार्य का विभाजन, अगर उनके विभाजन में ही, कार्य के विभाजन में ही गलती हो जाए, या फिर पदों का क्रम ठीक प्रकार से, यानी कि सही व्यक्ति को उचित पद ना मिले, तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। संगठन का महत्व क्या है, तो विशिष्टीकरण। संगठन का महत्व का सबसे मतलब पहले महत्व की बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण। तो संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्य को उनके उप कार्यों में बांट दिया जाता है। सभी उप कार्यों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति, जैसे मैंने ABCD वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, है ना, उस तरीके से अगर हम बांटेंगे तो A उस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, दक्ष होगा, एफिशिएंट होगा, तभी उस कार्य को दिया जाएगा। तो इससे विशिष्टीकरण की भावना मतलब आती हो, और स्पेशलाइजेशन आता है उसमें, कि मतलब कि A इस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए विशेष योग्यता प्राप्त है, ठीक है। तो उसमें, और उसको एक ही बार जब A वही पर्टिकुलर काम करेगा, तो उस कार्य को बार बार करेगा, तो उससे और ज़्यादा विशेषज्ञ बनते जाते हैं। कार्य संबंधों में स्पष्टता पाई जाती है।
क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। संगठन कर्मचारियों के कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। मतलब इस तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसके अधीन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको निर्देश देगा। ये सभी सारी चीज़ें कार्यों के संबंध में स्पष्टता आ जाती है कब? संगठन में। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। ऐसा करने से न तो कोई क्रिया पूरी होने से छूटती है और न ही क्रिया को अनावश्यक रूप से दोहराव होता है। जब हम छोटे छोटे कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति को दे देंगे तो इससे क्या होगा कि एक ही कार्य को अलग अलग व्यक्ति नहीं करेंगे, मतलब कि एक ही कार्य को एक कोई व्यक्ति करेगा, मतलब एक प्रकार के व्यक्ति करेंगे, और इससे क्या होगा कि ना ही कार्य कोई छूटेगा और ना ही कार्य का दोहराव होगा। तो हमारा जो है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा। परिवर्तन में सुविधा होती है। परिवर्तन में सुविधा क्या है? संगठन प्रक्रिया एक संस्था को इस योग्य बना देता है कि मतलब इस योग्य बना देता है संगठन के अगर कभी संगठन में कोई ऐसे चेंजेज आए तो वह उसको मतलब उसके अनुकूल हो जाता है, अपने आप को ढाल देता है, इतना अच्छा हो जाता है, ठीक है। प्रभावी प्रशासन यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रायः देखा जाता है कि प्रबंधकों के अधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया के प्रत्येक प्रबंध द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्यों व प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रबंधक के कौन से अधिकार हैं, कौन से अधिकार नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें भ्रम की स्थिति लगती है। तो जो संगठन प्रक्रिया है उसमें सभी मतलब जितने भी प्रबंधक होते हैं उनके कार्यों का और उनके अधिकारों का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है। कर्मचारियों का भी विकास होता है। कर्मचारियों को जैसे निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते रहते हैं संगठन के अंतर्गत, तो इसकी वजह से उनको मतलब कि अपने योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और इससे उनका विकास होता है। विस्तार एवं विकास, संगठन का एक महत्व और है कि इससे विस्तार एवं विकास होता है, ठीक है। संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त निर्णय स्वतंत्रता से उनका क्या होता है? विकास होता है एवं वो नई चुनौतियाँ सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखो संगठन की प्रक्रिया, हमने अभी क्या पढ़ा? कूंज और डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं या संगठन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? टोटल तो कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है? गतिविधियों की पहचान। जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले आप कार्य को पहचानिए। गतिविधियों की पहचान, हर उद्यम का कोई ना कोई विशेष लक्ष्य होता है, इस पर आधारित। देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ाती हूँ मैं, एग्जांपल से बताती। सबसे पहले क्या है? गतिविधियों की पहचान करना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया कि सबसे पहले हमको अपने ही जो पटवारी का एग्जाम देना, उसी से एग्जांपल लेते हैं। हमको कौन सा एग्जाम देना है? पटवारी का एग्जाम। कौन कराता है? व्यापम। तो हमने सबसे पहले यह सोच लिया, यह देख लिया कि हमको एग्ज़ाम कौन सा देना है? पटवारी का। उसके बाद दूसरा भी मैं इसको डिटेल में बताती हूँ, अभी देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक मिनट। दूसरा क्या है कि गतिविधियों का समूह बनाना, है ना। गतिविधियों का समूह भी बनाना। हमने कार्य बना लिए कि हम देखो जैसे कि 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग अलग पढ़ेंगे, फिर हिंदी और अंग्रेजी अलग पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने कि सब्जेक्टों को समूह में बांट लिया। उसके बाद जिम्मेदारी का निर्धारण। अब हमने अपने आप से खुद से जिम्मेदारी ली कि हम ये 2 सब्जेक्ट यानी मैथ्स और रीजनिंग, जैसे कि मैथ्स आदित्य पटेल सर से, रीजनिंग किसी और सर से, प्रबंधन मेरे से और साइंस मेरे से, है ना। इस तरीके से मतलब हमने अलग अलग चीज़ें निर्धारित कर ली कि हाँ ये पर्टिकुलर जो 2 सब्जेक्ट हमने अभी बांटे हैं उनको हम किससे पढ़ेंगे। फिर अधिकार का बंटवारा। एक्चुअली ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, मैं पढ़ती जाती हूँ फिर, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है और यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इतना एग्जांपल सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले गतिविधियों की पहचान, यानी कि जो कार्य, हर उद्यम का कोई ना कोई विशेष लक्ष्य होता है, इस पर आधारित गतिविधियों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक विनिर्माण संबंधी उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन और उन्हें बेचना ही मुख्य कार्य होता है, मगर इनके साथ ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, बाहर से ऋण लेना, सरकार को कर अदा करना जैसी गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहती हैं। तो अगर कोई उद्यम व्यापार करता है या सेवाएं प्रदान करता है तो उन गतिविधियों में बदलाव होता रहता है। इस प्रकार किसी भी उद्यम में विभिन्न गतिविधियों की पहचान जरूरी है। तो देखो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना, कुछ ऋण लेना या फिर ट्रांसपोर्ट का, सरकार को कर अदा करना है। बहुत सारी गतिविधियां नियमित रूप से क्या होती हैं? चलती रहती हैं। लेकिन इन गतिविधियों में चेंजेस होते रहते हैं। सबसे पहले हमको समझ लेना है कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, है ना, प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहले गतिविधियों की पहचान, फिर उसके बाद क्या, एक ही तरह की गतिविधियों का समूह बना लिया जाना चाहिए। जिन गतिविधियों की प्रकृति समान होती है उनका एक समूह बनाया जाना चाहिए, तो फिर उसका समूहीकरण कर लिया जाना चाहिए। फिर जिम्मेदारी का निर्धारण कि जो पर्टिकुलर एक तरह की जो समान प्रकृति की गतिविधियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अधिकार का बंटवारा। अब हम अगर किसी को दायित्व देंगे या फिर किसी को जिम्मेदारी देंगे तो उसको कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए उस पर्टिकुलर गतिविधियों को करने के लिए या फिर कार्य को करने के लिए। संबंध स्थापित करना, यह प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह संगठन के हर व्यक्ति को यह जानकारी दे कि उसे अपने कार्य के बारे में किसे जानकारी देनी है और इस तरह वह संबंधों का एक ढांचा तैयार करेगा। जैसे हमने ए को कुछ कार्य दे दिया, बी को कुछ कार्य दे दिया, सी को कुछ कार्य दे दिया, लेकिन हमने ये भी बता दिया कि आप ए किसको रिपोर्ट करेगा, डी को बी किसको रिपोर्ट करेगा, ई को, और एफ को कौन रिपोर्ट करेगा, सी। मतलब कि जो पर्टिकुलर ए तरह के जो व्यक्ति हैं वो कोई एक काम कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, डी को, मतलब उससे कोई बड़ा अधिकारी होगा। इसी तरीके से बी वाले जो व्यक्ति हैं वो ई को, सी वाले व्यक्ति हैं एफ को। तो इस तरीके से संबंध स्थापित कर लिया कि आपस में इनका इस तरीके से पदों का संबंध है। ठीक है, अब क्या है संगठन के सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है संगठन के सिद्धांत। देखो सोपानिक सिद्धांत क्या होता है कि संगठन में जैसे कि व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस प्रबंधक की अधीनता पे काम करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर स्टेट पीएससी के हिसाब से देखें तो एसडीएम होता है ना, वैसे तो फिर सबसे ऊपर डीएम होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर उसके बाद क्या होते हैं तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर नीचे पटवारी या फिर लेखपाल होते हैं, राजस्व निरीक्षक वगैरह, फिर उसके बाद लेखपाल, है ना। तो ये जैसे डीएम के अधीन कौन है, एसडीएम के अधीन कौन है, तहसीलदार के नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक के अधीन कौन है, पटवारी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सोपानिक पद सोपान हो गया। एक उच्च अधिकारी से लेकर नीचे के अधिकारी तक की जो संपूर्ण श्रृंखला होती है उसी को क्या कहते हैं, सोपानिक श्रृंखला या फिर सोपानिक सिद्धांत, है ना। तो इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन न किया जाए, यानी कि जो एसडीएम है वह डीएम की बात का उल्लंघन नहीं किया कर सकता है। अपवाद का सिद्धांत, देखो इसमें अधीनस्थ को इतने अधिकार तो दिए जाने चाहिए कि जो दैनिक कार्य में, मतलब जो नॉर्मल कुछ ऐसे निर्णय होते हैं कि वह स्वयं साधारण कार्य को पूरा कर सके, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मतलब मैटर होते हैं जिसमें कि उसको वरिष्ठ अधिकारी के पास जाना चाहिए। तो कुछ जो ऐसे असाधारण मामले हैं वही उसके किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपवाद का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत, यानी कि संगठन में हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जो एक नियम बन गए, एक व्यक्ति को कोई कार्य दे दिएगा तो दोबारा नहीं दिया जा सकता किसी और को, मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार उनमें क्या होती है, लोचता या फिर चेंजेस पाए जा सकते हैं। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, यदि हमने किसी को दायित्व दिया है कि आपको ये कार्य करना है तो उससे संबंधित कुछ अधिकार भी दिए जाना चाहिए। फिर क्या है, संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत यानी कि सभी के बीच, चाहे वह उच्च अधिकारी हो, चाहे नीचे का अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, मतलब हर तरीके से हर चीज़ में हर चीज़ का क्या होना चाहिए, संतुलन। जैसे केंद्रीकरण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नियंत्रण का प्रभावी स्तर, संचार के स्तर, अधिकार, प्रत्यायोजन, योग्यता, मतलब हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, कॉन्टिन्यूटी, है ना। संगठन में व्यवसाय की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करने की क्षमता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन कार्य किए लोग और उसके बाद फिर निकल गए, तो फिर इससे क्या होगा कि जो व्यवसाय है वह निपट जाएगा। तो मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत होना चाहिए। संगठन ढांचा, संगठन प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। संगठन ढांचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है तथा अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचा सकते हैं। इसे समाप्त, यानी यही बताया गया कि अगर हम संगठन ढांचे को मतलब अच्छे से ना बनाए, सही व्यक्ति को सही कार्य ना दिए, तो क्या हो सकता है कि कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि, यानी कि जो कार्य का परफॉर्मेंस है, वर्क परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी। संगठन ढांचे को ये पढ़ने लायक इसमें तो नहीं है। फिर आगे देखो संगठन ढांचे के प्रकार इंपॉर्टेंट है। संगठन ढांचा तो समझ गया ना आप लोग कि जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये कार्य ये कार्य करेगा, बी ये कार्य करेगा, ये जो पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वही होता है संगठन का ढांचा। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो दो तरह के होते हैं। पूछा जाएगा कि संगठन ढांचे के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार, एक कार्यात्मक और एक प्रभावी संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचा में क्या होता है, कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत कर मतलब कि विभाजित कर लिया जाता है, अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर
एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन। यानी कि जैसे कि मान लो कोई किसी को बुक लिखना है, तो जो एक राइटर्स होंगे, जितने भी राइटर्स होंगे उनको एक ही विभाग में, एक ही राइटर एक तरह का कार्य कर रहे हैं तो उनको एक तरह के विभाग में रख के और इसका एक कोई लीडर बना दिया जाएगा। कोई प्रिंट करता होगा तो सभी जो प्रिंटर्स होंगे उनको एक कार्य में रख के, एक विभाग में रख के उनका कोई एक लीडर बना दिया जाएगा। कोई ट्रांसपोर्ट में अच्छा होगा तो उनको एक उसमें रख के, विभाग में रख के उसका कोई लीडर बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से कार्यों का विभाजन करके एक पर्टिकुलर जो कार्य हैं, एक ही तरह के कार्य में जितने व्यक्ति आते होंगे उनका एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है, जो कि सभी को उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। गुण क्या होते हैं कार्यात्मक ढांचा का? तो कार्यात्मक ढांचा व्यावसायिक विशिष्टीकरण की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि जो कार्य एक तरह के व्यक्ति करेंगे वो उसमें विशिष्ट होंगे, विशेष योग्यता प्राप्त होंगे। तो विशिष्टीकरण की ओर कार्यात्मक ढांचा प्रेरित करता है, क्योंकि विशिष्ट कार्य पर ही बल दिया जाता है। यह मानव शक्ति के उपयोग में दक्षता को प्रोत्साहित करता है। विभाग के अंतर्गत सामंजस्य तथा नियंत्रण उन्नतशील होते हैं। जो जितने भी कार्यात्मक विभाग होंगे उनमें आपस में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन होता है और आपस में जो नियंत्रण होता है वो भी उन्नतशील रहते हैं। यह प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करने में सहायता करता है। ठीक है, जिसका परिणाम अधिक लाभदायक होता है। पुनरावृत्ति को कम करता है। जब सभी कार्य सभी को विभाजित कर दिए जाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई ए ने पर्टिकुलर काम कर लिया, बी ने भी उसी कार्य को कर लिया। जब कार्यों का विभाजन हो गया है तो अपना अपना कार्य ही करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि पुनरावृत्ति को कम करता है, यानी कि कार्य का दोहराव नहीं होता है। उससे संसाधनों का मतलब अधिकतम उपयोग होता है और लागत भी कम होती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सरल बनाता है, क्योंकि कार्य का दायरा छोटा हो जाता है तो कार्यों का विभाजन हो जाएगा, तो उससे कम ही कार्य, एक ही कार्य करने वाले में व्यक्तियों की संख्या भी कम होगी, उससे प्रशिक्षण जो है आसान हो जाता है, यानी ट्रेनिंग जो है आसान हो जाती है। सभी कार्यों पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी संगठनात्मक कार्यक्रम, संगठनात्मक जो ढांचा है उसकी कौन सी, पहला वाला कौन सा प्रकार था? कार्यात्मक संगठन ढांचा। उसकी क्या हो गए? गुण हो गए। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो दोष क्या है? कार्यात्मक संगठन ढांचे में कार्याध्यक्ष द्वारा बताए गए कार्यों की अपेक्षा संस्थान के अन्य सभी उद्देश्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्याध्यक्ष द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं उस पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर जब संस्थान के अन्य सभी उद्देश्य पर ध्यान कम दिया जाने लगता है तो यह विधि कार्य प्रभुत्व की ओर ले जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है संगठन के बढ़ जाने से विभागों की संख्या में भी बिल्कुल वृद्धि होती है। इस कारण क्या होता है? समन्वय सही से नहीं हो पाता है और निर्णय लेने में भी विलंब हो जाता है। जब दो या अधिक विभागों के ही हित अनुकूल ना हो तो हितों में आपस में झगड़ा होने लगता है। यानी कि जैसे दो विभाग हो गए, एक राइटर्स का हो गया और एक प्रिंटिंग मतलब प्रिंटर्स का हो गया, जो मतलब प्रिंट करते हैं। तो इन दोनों के हित, यानी कि ये कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं। जब इनके हित आपस में नहीं रहेंगे तो इनमें ही आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, आपस में सामंजस्य नहीं हो पाएगा और काम नहीं हो पाएगा। देखो, अब हमने कार्यात्मक संगठन ढांचा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रभागी संगठन ढांचा। संगठन में विशाल संगठन जो विविध प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है और अपने आप को सरल तथा मूलभूत कार्यात्मक ढांचे से अलग प्रभागी संगठन ढांचे में पुनर्गठित किया है। प्रबंध में विशाल संगठन जो विविध प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है और अपने आप को सरल तथा मूलभूत कार्यात्मक ढांचे से अलग प्रभागीय संगठन ढांचे में सम्मिलित है। इसमें भी मतलब वही है कि जैसे कि कई कार्य को एक विभाग में रख दो, उसको ही क्या बोलेंगे? प्रभागीय संगठन ढांचा। इस संगठन के ढांचे का रूप उन उद्यमियों के लिए वास्तव में सही है जो एक से अधिक उत्पादों की बाजार में पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक से अधिक उत्पादों की जो बाजार में पूर्ति करते हैं, ऐसे जो कुछ उद्यम होंगे उनके लिए यह ढांचा यानी विभागीय ढांचा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभागीय संगठनात्मक ढांचा किस तरह के उद्यमियों के लिए अच्छा माना जाता है? तो जो एक तरह के ऑप्शन होंगे, जो एक तरह के ही उत्पादों को बाजार में पूर्ति करते हैं, या फिर एक से अधिक, तो एक से अधिक। ठीक है, प्रभागीय ढांचे में पृथक व्यवसायिक इकाई अथवा प्रभाग का संगठन ढांचा समाविष्ट होता है। मैं वही पढ़ रही हूँ जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब प्रभागीय संगठन ढांचा के कुछ गुण हैं। प्रभाग जो होता है अध्यक्ष की उत्पाद विशेषीकरण, उसकी प्रवृत्ता को विकसित करते हैं जिससे वे उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए तैयार हो जाते हैं। जो प्रभाग या डिवीजन होते हैं उसमें क्या होता है? अध्यक्ष की विशिष्टीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिससे कि वह उसकी जो है उसका प्रमोशन हो सके। प्रभाग अध्यक्ष लाभ के लिए जवाबदेह होते हैं कि कितना लाभ हो रहा है किसी उद्यमी को या फिर किसी इंडस्ट्रियल को, कितना लाभ हो रहा है, वह कौन जवाबदेह होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो जो प्रभाग का अध्यक्ष होता है।
ये गुण दोष इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। व्यवसाय गतिशील पर्यावरण में काम करते हैं, यानी कि कोई भी जो व्यवसाय है, कोई भी किसी भी तरह का व्यापार है, वो किस तरह के पर्यावरण में कार्य करेगा, गतिशील, यानी हमेशा की कुछ ना कुछ जो परिस्थितियां होंगी आसपास की वो चेंज होती रहेंगी। अब देखो, कार्यात्मक संगठन में एवं प्रभागी संगठन, जो कि संगठनात्मक ढांचा के दो प्रकार हो गए, एक कार्यात्मक, एक प्रभागी। इनमें अंतर पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो देखो, इसकी रचना जो कार्यात्मक है, कार्यात्मक से नाम से पता चल रहा है कार्य पर आधारित होती है, और जो प्रभागी है उत्पादन पर। इंपॉर्टेंट है, प्रभागी संगठन का आधार क्या है, उत्पादन, कि कितना उत्पादन हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस करता है, और कार्यात्मक संगठन कार्य पर फोकस करता है। इसमें विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें उत्पाद विशिष्टीकरण पर, यानी कि सामान के, प्रोडक्ट के विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है। किसमें, प्रभागीय संगठन में। उत्तरदायित्व, किसी भी विभाग पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है। इसमें क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, यानी जो निष्पादन होता है, उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना सुगम होता है, यानी आसान होता है। लागत, कार्यों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है। किसमें, कार्यात्मक संगठन में, क्योंकि कार्यों का विभाजन करके सही व्यक्ति को सही कार्य दे दिया जाता है। उसमें कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण मितव्ययी होता है, यानी कि कम लागत होती है। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न विभागों में कभी कभी क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। विकास, उच्च प्रबंध को सूचित करना होता है। एक मिनट, ये प्रबंधकीय विकास क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक प्रबंधक को उच्च प्रबंध को सूचित करना होता है। और इसमें क्या होता है, प्रभागीय संगठन में प्रबंधकीय विकास सरल होता है, क्योंकि स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अनेक कार्य पूरे करने के कारण प्रबंधकीय विकास में सहायता मिलती है। सामंजस्य, बहुउत्पादक कंपनियों के लिए यह कठिन होता है, कार्यात्मक संगठन, और यह बहुउत्पादक कंपनी के लिए सुगम होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी कार्य एक ही विभाग में एकीकृत होते हैं। इसमें उत्पाद के आधार पे लोगों को बांटा जाता है, कि जैसे कि मान लो चमड़े के जो थैले होते हैं, जो लेदर बैग होते हैं, उनका कार्य करना है, उनका उत्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों को एक ही विभाग में रखा जाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें चमड़े का उत्पादन करना है, या फिर चमड़े के बैग का, यानी लेदर बैग का उत्पादन करना है, उसमें से ट्रांसपोर्ट का जो भी काम होगा वो अलग विभाग वाले व्यक्ति करेंगे। जो पर्टिकुलर लेदर का काम करेंगे वो अलग करेंगे, जो पर्टिकुलर फाइनेंस का काम करेंगे वो अलग व्यक्ति, मतलब अलग ग्रुप के लोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कार्यों का विभाजन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सामान, मतलब प्रोडक्ट के आधार पर लोगों का विभाजन किया जाता है। ठीक है। अब देखो, संगठन के और प्रकार हैं, एक औपचारिक यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और एक अनौपचारिक। औपचारिक संगठन, एक मिनट जूम कर लूँ थोड़ा। औपचारिक संगठन क्या होता है, औपचारिक संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। तो किसी विशिष्ट कार्य को हम पूरा करेंगे, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पूरा ढांचा तैयार करते हैं। यह अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण करता है तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य, यानी कि किसको कौन सा अधिकार देना है, कौन से उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, इस सभी का जो ढांचा तैयार होता है वही क्या कहलाता है, औपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन में ढांचा कार्यात्मक अथवा प्रभागी कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औपचारिक संगठन में जो संगठन का जो ढांचा है वह कार्यात्मक होगा कि प्रभागी, कि कोई नहीं, कि इनमें से कोई एक, तो दोनों होते हैं, कोई भी मतलब हो सकते हैं एक, है ना। औपचारिक संगठन को उसके लक्ष्यों के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। तो इसके लक्ष्य हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मतलब क्या होता है ये हमको समझना जरूरी रहता है। अब देखो, औपचारिक संगठन की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। लुईस एलन के अनुसार औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है, जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। औपचारिक संगठन क्या है, कार्य, मतलब किस तरीके से कार्य पद्धति, किस तरीके से कार्य किए जाएंगे, उनके जो तरीके हैं वो परिभाषित होते हैं इसमें, किसमें, औपचारिक संगठन में, जिसमें कि क्या होता है, अधिकार, उत्तरदायित्व, सभी एक एक व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, उत्तरदायित्व क्या होंगे एवं उनकी जवाबदेही क्या होंगी, ये निश्चित होते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित यानी कोऑर्डिनेट हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, औपचारिक संगठन कहते हैं।
औपचारिक संगठन के लाभ क्या हैं? इसमें निश्चित अधिकार, यानी कि यह निश्चित कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति के कौन से अधिकार होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया मुंह उठा के और बोल दिया ये करना है तुमको तो हम ये करने लगे, नहीं, सबके निश्चित अधिकार होंगे। निश्चित अधिकार, अपने सीमित दायरे में रहकर ही कोई अपने अधिकार का उपयोग करेगा, है ना, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो औपचारिक संगठन के लाभ ये होते हैं कि उसमें निश्चित अधिकार पहले से ही फिक्स हो जाते हैं। निश्चित दायित्व, जब निश्चित अधिकार देंगे तो उनके निश्चित कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगी, निश्चित दायित्व भी होंगे। तो सभी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हैं। इससे क्या होता है कि सभी कार्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ये फलाना कार्य, कोई कार्य है, मान लो कि ये कोई कुआं खुदवाना है ना, कुआं होता है ना जो, उसको खुदवाना है, तो ए ने सोचा कि चलो बी ने कर लेगा और बी ने सोचा कि ए कर लेगा, तो नहीं, सबके मतलब निश्चित कार्य है। ए को करना है तो ए करवाएगा हर हाल में, क्योंकि उसकी उत्तरदायित्व है कि ये चीज़ करना है। कार्य का विभाजन पहले ही मैंने बता दिया है। नियंत्रण होता है, जो औपचारिक संगठन में क्या होता है, नियंत्रण मतलब अच्छा होता है। औपचारिक संगठन नियंत्रण करना आसान होता है, क्योंकि इससे काम के प्रमाण भी निश्चित होते हैं कि मतलब किसको किस तरीके के काम करने हैं। स्थिरता होती है, औपचारिक संगठन में स्थिरता बनी रहती है। कर्मचारियों के परिवर्तन से संगठन के कार्य संचालन पर कोई कार्य नहीं, यानी कि अगर कोई कुछ कर्मचारी इधर उधर हो भी गए, चले गए, तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्थिरता बनी रहती है। औपचारिक संगठन की कुछ कमियां भी होंगी। इसमें यांत्रिकरण बहुत होता है। यांत्रिकरण यानी मैकेनाइजेशन। एक मिनट, देखो, यांत्रिकरण, प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित नियमों व सीमाओं के अंतर्गत ही यांत्रिक रूप से एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह कार्य करना पड़ेगा कि तुम फलाना काम ही करोगे और तुम ढिमकाना कार्य ही करोगे, है ना। तो मतलब कि हम एक तरीके से रोबोट हो जाते हैं या औपचारिक संगठन में। हम मतलब अगर मेरा मन भी करे कि मैं थोड़ा सा प्रिंट कर लूँ, 2-3 पेज प्रिंट आउट निकाल लूँ या फिर प्रिंट कर लूँ, तो नहीं, क्योंकि मेरा काम लिखना है तो मैं लिखूँगी। तो इस तरीके से हम अपनी सीमाओं में बंध के रह जाते हैं, जिससे कर्मचारियों की रचनात्मक शक्ति है, यानी कि अगर मैं कोई और सीखना भी चाहूँ, मैं कुछ और मतलब किसी भी कार्य को करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती हूँ, है ना। इस तरीके से यांत्रिकरण जो इसका है एक दोष है। कार्य में देरी, औपचारिक संगठन में सारा कार्य नियमों के अनुसार ही किया जाता है तथा कागजी कार्यवाही इससे क्या होती है, बढ़ जाती है और कार्य में देरी होती है। निरंकुशता होता है, आदेश की एकता व नियमों की सख्ती के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने अधिकारियों की मनमानी का सामना करना पड़ता है। लोचता होती है, लोचता तो चलो ठीक है, लोचता कभी कभी हानिकारक होती है। औपचारिक संगठन में आलोचता यानी विद्यमान रहती है, परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित। कभी कभी क्या होता है कि लोचता के साथ आलोचता होती है, यानी कभी कभी परिस्थितियों में चेंज के हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते। और कठोर नीतियाँ अपनाई जाती है, किसमें, औपचारिक में। तो ये कुछ दोष हो गए। अब आते हैं अनौपचारिक संगठन में। अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो व्यवहारों, आपसी संपर्कों, वैयक्तिक एवं पेशेवर संपर्कों के माध्यम से विकसित होते हैं। ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। मतलब सबसे देखो, अनौपचारिक संगठन क्या होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर नियम, कठोर नियम या फिर कुछ ऐसा अधीनस्थ उच्चस्थ अधिकारी ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। इसमें बस आपस में जो कुछ समान कुछ उद्देश्य होते हैं लोगों के और आपस में ही मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो कि छोटे छोटे जैसे मोहल्ले, जैसे जो कॉलोनी होगी, उसी कॉलोनी में मान लो पंडाल रखना है, दुर्गा जी का पंडाल रखना है, तो आपस में जो उनका कुछ बच्चों का या फिर कुछ मतलब पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग होंगे, मान लो 50-60 व्यक्ति होंगे, उनका एक संगठन बन जाता है। वो होता है अनौपचारिक संगठन। देखो, समान उद्देश्य है सभी का कि दुर्गा जी का पंडाल लाना है, हमें लगाना है, 9 दिन भक्ति करनी है, इस तरीके से प्रसाद लाना है, उसमें इतना खर्चा आएगा, है ना, कौन खर्चा कौन, मतलब ये सारे जो इतने भी जो चीज़ें होंगी, ये जो संगठन हुआ, बना तो संगठन, लेकिन ये अनौपचारिक होगा। इसमें इतने पर्टिकुलर, इतने कड़े नियम नहीं होंगे कि नहीं ऐसे ही नियम होना चाहिए, है ना, हमको रोबोट नहीं बनाया जाएगा इसमें। और इसमें क्या होता है कि ये सब अपने आप ये संगठन बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि नियम के अनुसार इसमें संगठन बनते हैं, अपने आप बन जाता है। अनौपचारिक संगठन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसमें कोई नियम सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती, प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से संबंध रखता है। अब मान लो 50 व्यक्ति दुर्गा पंडाल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, इसमें से कोई एक निकल गया, भैया हमको इतना काम नहीं है, हम नहीं करवाएंगे, तो फिर हम ये 49 थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, नियम है, तुमने लिखित कोई हस्ताक्षर किए हैं, कोई साइन किया है कि नहीं मैं चला जाऊँगा तो हमको 2 लाख रुपये भरने पड़ेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से ही संबंध रखता है। अनौपचारिक संगठन का एक सदस्य अनेक अनौपचारिक दलों का सदस्य हो सकता है। फिर
चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक अनौपचारिक संगठन बिना किसी सचेत उद्देश्य के पारस्परिक संबंधों का एक समूह है, लेकिन जो संयुक्त परिणामों में योगदान, यानी कि परिणाम जो होते हैं उनके संयुक्त हो सकते हैं। कीथ डेविस के अनुसार अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है। जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक तौर पे ही अनौपचारिक संगठन बनते हैं, जो ना तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है ना ही आवश्यक है। इसका जन्म व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के सहयोग करने से होता है। अब इसमें जो विशेषताएं लक्षण वही है कि इसमें मतलब कोई ऐसा नियम नहीं होता है, कोई ऐसी यांत्रिकरण चीज़ें नहीं होती हैं, कोई विशिष्ट नियमावली नहीं होती, यही है। और इनके लाभ देख लेते हैं। अनौपचारिक प्रबंधकीय क्षमताओं में अंतरालों को भरना, यानी कि इसमें जैसे कि औपचारिक संगठन में ये था कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को जो काम दे दिया गया वही करेगा, है ना, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकते। इसमें है कि नहीं, आप कोई भी कार्य कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। इसमें क्या होता है कि जो क्षमताएं हैं उनमें अंतराल हो जाता है, यानी कि जैसे ए और बी, इनको दो काम दिए गए, इसको दिया गया कि आप ट्रांसपोर्ट का काम करो और इसको दिया गया आप फाइनेंस का काम करो। एक बहुत अच्छा था ट्रांसपोर्ट का काम करने में, भी बहुत अच्छा था फाइनेंस का काम करने में। अब ये दोनों अपने अपने काम से कुछ दिन में बोर हो जाते हैं, तो अब ए को फाइनेंस का काम बिल्कुल नहीं आता, बी को ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी ये इन्होंने एक दूसरे से कहा चलो हम एक दूसरे से काम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ए फाइनेंस का काम सीख लिया और बी ट्रांसपोर्ट का काम सीख लिया, तो दोनों को दोनों काम आने लगे, तो उनकी क्षमताओं के अंतराल जो थे वो भरने लगते हैं, है ना। समन्वय क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा रहता है, प्रबंधकों पर रोक। अनौपचारिक संगठनों में प्रबंधकों को प्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने देते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि प्रबंधक कुछ भी अपनी मनमानी कर लेगा। अच्छे संबंध होते हैं, नो डाउट, आचरण के मानक होते हैं इसमें, और भावी कर्मचारियों का भी विकास होता है धीरे धीरे। इसमें कुछ दोष भी होंगे, इसमें संघर्ष पाए जाएंगे, यानी आपसी प्रतिस्पर्धा भी पाए जाएंगे, अफवाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि जो र्यूमर्स होते हैं अनौपचारिक संगठन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि समाजीकरण से बनता है अनौपचारिक संगठन, तो उसमें कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, तो इस तरीके से र्यूमर्स या अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। और अनुपालन ये सदस्यों को ग्रुप आकांक्षाओं के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि कोई एक सदस्य कुछ और करना चाहे तो मतलब सभी लोग फिर इमोशनल ब्लैकमेल, नहीं यार हम लोग तो ये कर रहे हैं, तुम अलग से कैसे कर सकते हो ग्रुप से, तो इस तरीके से मतलब कि थोड़ा सा उसी के अनुरूप चलने के लिए यह बाध्य करते हैं। प्रतिरोध की भावना होती है, ठीक है, अनौपचारिक में। अब दोनों में अंतर बताया गया, अंतर हमने पहले भी पढ़ लिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अंतरण, डेलीगेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरण जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो ABCD मैंने बहुत पढ़ी, तो ABCD का एग्जांपल देती हूँ। ए के पास क्या है, 500 लेदर बैग बनाने का काम मिला है, ठीक है, मतलब ये खुद नहीं बनाता है, ये मजदूरों के या फिर छोटे जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उनसे बनवाना है, पर उसको मतलब इसको ठेका मिला है। 500 मतलब 5000 ले लो, थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, ठीक है, 5000 बैग बनाने का ठेका मिला है। अब ये मतलब कि ऐसा है कि ये कंपनी का एक प्रबंधक भी है, मतलब और भी काम इसको देखने हैं। अब इसको भैया 5000 बैग बनवाने का भी एक कार्य मिल गया अपने उच्च अधिकारी से, तो ये इसके पास जो और कार्य हैं, यानी कि उसको कुछ कार्यों में इसको निर्णय लेना है, तो कुछ फाइनेंस का कार्य करना है, तो इसके लिए इस सभी कार्य को करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। इसने क्या किया, बी और सी को क्या किया, 2,500 मान लो 2000 इसको दे दिए, 2000 इसको दे दिए बैग बनाने का काम, और जब इसको कुछ अधिकार देगा, मतलब इसको कुछ जो दायित्व देगा काम करने के लिए बी और सी को, तो कुछ उनके अधिकार भी होंगे, यानी कि 2000 बैग बनाने के लिए जो भी कुछ निर्णय लिए जाएंगे यह बी कर सकता है, इसी तरीके से सी को भी दिया जाएगा। इसका भार कम हो गया, इसका भार कम होकर कितना हो गया, अब इसको सिर्फ 1000, 2 2 4 1 5, हाँ 1000 ही इसको अब बैग बनाने हैं, तो इस तरीके से इसको भी, इसका भी टाइम बच गया, सिर्फ 1000 बैग बनाने हैं, और ये इन अपने अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्य को कर सकेगा। इस तरीके से जो अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को, और अपना भार कम किया जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, डेलीगेशन या फिर अंतरण। इसका अन्य नाम क्या है कि भार्य क्या बोलते हैं इसको, कुछ अन्य नाम भी बोलते हैं, भार्यार्पण, भार्य का अर्पण करना, अपने भार का अर्पण करना, भार्यार्पण भी बोला जाता है डेलीगेशन को, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। अंतरण एक प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। बिना अधिकार अंतरण उसके क्रियाकलाप केवल उसमें स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन देखो, कार्य भार तो कम होता है, लेकिन इसमें प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। देखो अंतरण एक यहाँ पे लेकिन अपोजिट कुछ बताया गया है। अंतरण जो होता है अधित्याग या परित्याग नहीं है। अधिकार अंतरण के
उपरांत भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही, देखो भले ही इसके पास 1000 बैग बनाने का मतलब कार्य बचा है, लेकिन जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने उच्चस्थ अधिकारी को, वो पूरी 5000 के बारे में ही बताएगा। ये थोड़ी बताएगा कि मैंने अपने से छोटे कर्मचारियों को 2-2 हज़ार दे दिए हैं बैग बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा। इसको तो मतलब अपने उच्च अधिकारी को तो 5000 बैग का ही मतलब इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी। मान लो ए और बी ने नहीं किया तो फिर बाद में मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी की होगी, है ना, एक ही होगी। तो क्या होता है कि अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही से बच नहीं सकता है, अर्थात किसी भी अधीनस्थ को कार्य अंतरण के उपरांत भी वही उसके संपादन के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ का अंतरित अधिकार वापस लिया जा सकता है तथा किसी, यानी कि बी और सी अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनसे वो अधिकार वापस लेके किसी अन्य को ए दे सकता है काम। इस प्रकार अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंध कार्य संपादन के लिए उतना ही उत्तरदायित्व होता है जितना वह अधिकार अंतरण के पूर्व उत्तरदायी थे, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से एक ही रहेगी। अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ राइट। तो उत्तरदायित्व को सौंपना, सबसे पहले उत्तरदायित्व को सौंपा जाता है कि भई ये फलाना काम आपको करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? अधिकार सौंपना, जब हम कुछ उत्तरदायित्व सौंपेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ अधिकार भी सौंपेंगे। और तीसरा क्या है? उत्तरदेयता व जवाबदेही निर्धारित करना। इसमें क्या होता है? इसमें जिन अधीनस्थों को किसी कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका सारा उत्तरदायित्व तो उन पर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अंतरणी स्वयं को सौंपे गए कार्य की प्रगति के लिए अपने अधिकार के सामने, यानी कि जैसे बी और सी को 2-2 हज़ार बैग बनाने के लिए काम मिले हैं, बनवाने के लिए कार्य मिले हैं, तो यह बी 2000 के लिए और सी 2000 बैग्स के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा किसके प्रति? ए के प्रति, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ अंतर बताए गए हैं। अधिकार क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है एवं उत्तरदेयता क्या होता है। अधिकार आदेश का अधिकार होता है, निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने का उत्तर, यानी जो कार्य दिए गए उनका पूरा करने का उत्तरदायी कहलाता है। उत्तरदेयता क्या होता है? निर्दिष्ट कार्य के परिणाम फल, परिणाम मतलब क्या निकला उस वो होती है उत्तरदेयता। ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रवाह की दर होती है वह क्या होती है? तो अधिकार में प्रवाह उच्च अधिकारी से नीचे की ओर अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर, है ना। जो अधिकार होते हैं वह उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को देंगे, और जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उत्तरदायित्व है प्रवाह अधीनस्थों से ऊपर की ओर अपने उच्च अधिकारियों की ओर, मतलब कि जो अधीनस्थ होंगे वह उत्तरदायी होंगे किसकी तरफ? उच्च अधिकारियों की तरफ। और उत्तरदेयता प्रवाह अधीनस्थ से ऊपर की ओर, ये नीचे से ऊपर, ये दोनों नीचे से ऊपर जाएंगे और ये ऊपर से नीचे आएगा। अब देखो अधिकार अंतरण का महत्व क्या है, डेलीगेशन का महत्व क्या है? तो प्रभावपूर्ण प्रबंध। इससे क्या होता है कि जो प्रबंध होता है वह जो पूरा मैनेजमेंट होता है बहुत प्रभावपूर्ण, यानी कि ए ने अपने अन्य कार्य भी अच्छे से कर लिए, बी को भी अच्छा कार्य मिल गया, मतलब कुछ नया सीखने को मिला, और सी को भी अच्छा कार्य करने को मिला, यानी पूरे तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वह इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावपूर्ण। दूसरा है कर्मचारियों को प्रेरणा, यानी कि जब अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो उनके स्वयं के कार्य होते हैं, बड़े कार्य होते हैं, तो कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमको ऊपर के जो सर ने इस तरीके के लायक समझा कि हम यह कार्य कर सके, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है उस कार्य को करने के लिए। कर्मचारियों का विकास होता है, जब वो है कोई अधिकारी लेवल का कार्य करेंगे तो उनका क्या होगा? विकास होगा, नई नई चीज़ें सीखेंगे। उत्तम सामंजस्य अधीनस्थ एवं उच्चस्थ अधिकारी के भी सामंजस्य अच्छा रहता है। प्रबंध पदानुक्रम का अधिकार, इसमें जो है जो प्रबंध पदानुक्रम यानी अधिकांश अधिकार अंतरण अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनाता है। जो प्रबंध पदानुक्रम का अधिकार, यानी कि जब हम उच्च अधिकारी नीचे वाले कर्मचारियों को जब यह देता है, कोई भी कार्य देता है, तो उससे क्या होता है कि पदानुक्रम का अच्छे से संबंध बनता है, यानी कि जो पद होते हैं उच्च और नीचे के बीच आपस में अच्छे संबंध बनते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के समान और व्यवस्थित वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों के समान और व्यवस्थित वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि पहली बात तो जो विकेंद्रीकरण होगा वह प्रबंध के कितने स्तर पर होगा? तो सभी स्तरों पर, यानी प्रत्येक स्तर पर। उसमें क्या होता है? अधिकारों को एवं अधिकारों के समान एवं यानी अधिकारों का वितरित किया जाता है, समान वितरित किया जाता है। किसका वितरण किया जाता है? अधिकारों का।
इसके अंतर्गत अधिकारों को उस स्तर पर हस्तांतरित कर दिया जाता है जहां इसका प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसके अंतर्गत निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि हो जाती है। विकेंद्रीकरण अधिकारों के प्रत्यायोजन का विस्तृत रूप है। ये इंपॉर्टेंट है कि अधिकारों के प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन का विस्तृत रूप क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अधिकारों के प्रत्यायोजन का विस्तृत रूप है। हेनरी फेयोल के अनुसार हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण, एवं हर वह कदम जो इसको घटाता है केंद्रीकरण। यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? मोदी जी ने, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में लेके चलती हूँ, मोदी जी ने क्या किया कि अपने से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब जितने भी उनके नीचे के जितने भी मंत्री हैं उनको अलग अलग विभागों में कुछ अधिकार दे दिए। जल शक्ति मंत्रालय को कुछ अधिकार दे दिए जल से संबंधी नियम बनाने के लिए, गृह मंत्रालय को कुछ दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर को कुछ दे दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने से नीचे के अधिकारी या फिर अपने से नीचे के मंत्रियों को अधिकार देकर क्या किया, उनके महत्व को बढ़ाया है। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। तो वही बोला हेनरी फेयोल ने कि अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है वह विकेंद्रीकरण। और अगर मोदी जी मान लो सारे अधिकार स्वयं रख लिए कि मतलब हर एक निर्णय मैं लूँगा, हर एक चीज़ मैं करूँगा, उससे क्या होगा कि उनके जो नीचे के मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, उनका क्या होगा, महत्व कम होगा। तो वह केंद्रीकरण हो गया। और हर वह कदम जो अधीनस्थों के भूमिका को कम करता है, महत्व को कम करते हुए, क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। अब विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? अधीनस्थों में पहल का भावना। जब अधीनस्थों को कुछ अधिकार मिलेंगे तो वो भी पहल करेंगे, अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास, यानी कि जब अधीनस्थ को कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे तो भविष्य में हो सकता है वो भी अपने अनुभवों के आधार पर कुछ प्रबंधक बन जाएं, मतलब उच्च अधिकारी बन जाएं। शीघ्र निर्णय एवं गतिशील प्रक्रिया का विकास होता है। शीर्ष प्रबंध को राहत मिलती है, थोड़ा भार उनका कम होता है कार्यों का, एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए समय प्राप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, एवं विकास को सरल बनाता है। अब अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में कुछ क्या बताए गए हैं? अंतर बताए गए हैं। तो देखो, अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, यानी डेलीगेशन बहुत आवश्यक कार्य है क्योंकि सभी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। लेकिन विकेंद्रीकरण में अधिकारों का ही मतलब केवल अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो यह एक ऐच्छिक नीति है। मोदी जी चाहें तो अब वो सभी अधिकार लोगों को दें, नहीं तो खुद अकेले करेंगे, कार्य करवाएंगे सबसे, लेकिन अधिकार अकेले रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य वो हो गए। इसमें उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है, अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम रहती है। विकेंद्रीकरण में पूर्ण तरीके से अधिकार दे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्यकारी प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। इस तरीके से कुछ इसमें वो है अधिकार है, अंतर है, देख लेना। भारार्पण किया जाता है, अधिकार का भारार्पण किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायित्व तो होता है अधीनस्थों का भी, अधिकारी का भी। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण क्या होता है? तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण अनिवार्य होता है, यानी कि जो बहुत बड़े आकार का कोई इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें जब तक हम भारार्पण या फिर डेलीगेशन नहीं करेंगे तब तक हम अकेले कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो अनिवार्य हो जाएगा। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है तो संपर्क की सुविधा, सबसे पहले संपर्क करो, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, तो ये सभी आवश्यक हैं। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना क्या आवश्यक होता है? प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व का हो, एक मिनट, हाँ देखो, उत्तरदायित्व जब तक उत्तरदायित्व देंगे तो उसके साथ हमें क्या देना चाहिए? अधिकार भी देना चाहिए। ठीक है। कुंज और डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 7 प्रकार हैं। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती। किसने कहा? पीटर डुकर ने कहा। संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो जो अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है। अधिकार सौंपने के मार्ग में क्या कठिनाई आती है? तो अधिकार सौंपने के मार्ग में 3 कठिनाइयाँ आती हैं। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना किस नाम से जानी जाती है? तो नीति के रूप में जानी जाती है। संगठन प्रक्रिया में निहित है, इसमें होना चाहिए संगठन प्रक्रिया में क्या निहित नहीं है? ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, मतलब इसमें से सब निहित हैं। कौन सा संगठन में पक्षपात नहीं होता है? तो औपचारिक में। कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है? अनौपचारिक।
केंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो अधिकार का धारण केंद्रीकरण का है, मतलब कि सभी अधिकार अपने आप ही अपने पास ही रखना। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है कार्यात्मक संगठनों का। कार्य के आधार पर इसमें बोला है तो कार्यात्मक और उत्पादन के आधार पर पूछे तो प्रभाकीय संगठन। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है क्या? अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं? कोई नहीं, यानी कि विकेंद्रित केंद्रित समान रूप से वितरित कोई नहीं, मतलब कि कुछ भी हो जाता है इसमें। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है गोपनीय कार्य, यानी कि गोपनीय कार्य में कोई ऐसे जो सीक्रेट मिशंस होते हैं उसमें अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन अंतरण का तत्व नहीं है। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? तो अनौपचारिक संगठन, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि कौन उच्चतम अधिकारी कौन निम्नतम। एक लंबा ढांचा होता है, कैसा? तो प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला एक लंबा ढांचा होता है। केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है? निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रहना, ये जितने भी निर्णय लेंगे स्वयं करेंगे, केंद्रीकरण हो गया। अंतरण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ उनको क्या दिया जाए? उनको अधिकार भी दिए जाएं। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन के रूप में जाना जाता है अनौपचारिक संगठन। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया है, जैसा कि मैंने बताया था प्रभागीय संगठन का। इस तरीके से अच्छा भी और बचे हुए हैं। बोलते बोलते ना एकदम मतलब हालत ख़राब हो जाती है। मैं सच बताऊँ तो बिना मन के पढ़ा रही हूँ, मेरा बिल्कुल आज बिल्कुल बोलने का या फिर पढ़ाने का मन नहीं हो रहा था। ऊपर से 15 से पेपर है तो अब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मतलब नो डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं एक है, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ अपना पढ़ना है। मुझे क्या है कि आप लोगों के लिए भी डेली टारगेट सेट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है और फिर साथ में अपना भी करना है, तो मुझे अपनी भी टेंशन होती है। पता चले नंबर कम आए तो फिर मतलब घर वाले तो सुनाएंगे ही कि और कर लो यूट्यूब, और आप लोग भी बोलोगे कि अपना नहीं देख रही थी तो हमारा मतलब करने चली थी कल्याण, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में मन में चलती रहती हैं। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रियांग क्या है? कार्यात्मक संगठन। किस संगठन में अनुशासन नहीं होता है? तो अनौपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से, ये सब हो गए हैं, ये क्वेश्चन है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ये हो गया है। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, कल पढ़ाऊंगी, अगर टाइम लगा तो नियुक्तिकरण, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।